हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का एक इंग्लिश पेपर को सॉल्व। और ये इंग्लिश पेपर पूछा गया था 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में। और इस सीरीज़ का ओवरऑल आज हम पेपर नंबर 5 करने वाले हैं और ये 12th लेवल का सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पेपर थे सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही में इसके अलावा CGL 2021, CHSL 2020 और CGL 2020 का पेपर भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश का सारा सॉल्यूशन डेट वाइज मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करिएगा और अपने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने आपने सही अटेम्प्ट किए। और हम सीखेंगे आज के सेट में कि किस तरीके से आपको पेपर इंग्लिश का अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम इसे देखें, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो आपको एक्टिव वॉइस फाइंड करना है। तो जैसे ही मैंने ये देखा, सबसे पहले मेरी नज़र जानी चाहिए वर्ब पे, कौन सा टेंस है। इज वर्शिप्ड मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मुझे प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस ढूंढना होगा। आर वर्शिपिंग तो कंटिन्यूस हो गया, वर्शिप हो सकता है, हैव भी नहीं होगा और वर्ब की फॉर्म ईडी पास्ट में हो जाता है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। कितने आसानी से हमने अटेम्प्ट कर लिया। एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखनी है ताकि कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा ईडियम। ईडियम क्या है हमारा, गो टू द डॉग्स। अब ईडियम आपको याद करने ही पड़ेंगे, सारे ईडियम्स ये रिपीटेड है। आपके पास जो भी बुक है सबसे पहले उसको फिनिश करिए और फिर प्रीवियस ईयर। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है किसी भी चीज का पूरी तरीके से बर्बाद कर जाना। बी रून्ड और डिस्ट्रॉयड। आप डॉग के पास कोई भी सामान भेजेंगे तो सोच के देखिए वो क्या आपके सामान को छोड़ेगा, वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा ना आपके सामान को। तो वहीं से इस ईडियम को याद रखिएगा, गो टू द डॉग्स, बी रून्ड और डिस्ट्रॉय। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से एक ईडियम, और ईडियम क्या है, शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन पॉज करके आंसर करिए, देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं। चलिए, शेड लाइट ऑन का आप मीनिंग देखना है। तो शेड का मतलब एक तो होता है जो शेड जिसमें जैसे कोई ऊपर छप्पर वप्पर डाल देते हैं, नीचे जानवर रहते हैं या व्यक्ति लोग जाकर बैठते हैं। एक होता है शेड का मतलब उतारना, मतलब कुछ। तो शेड लाइट ऑन का मतलब किसी पर प्रकाश डालना। आपने हिंदी में कई बार ऐसे पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालिए, यानी कि आप उसे एक्सप्लेन करिए। क्या करिए, उसको एक्सप्लेन। सो आप यहीं से याद रखिएगा, शेड लाइट ऑन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, प्रकाश डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर। यहां पर क्या है, कॉमन एरर। तो जब हमें कॉमन एरर फाइंड करना होता है तो इसका सबसे पहला रूल है कि आप रीड करिए। आप ऑप्शंस क्वेश्चन को रीड करिए, जितने अच्छे से रीड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप आंसर अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए, शी वॉन्टेड टेलिंग हर ग्रैंडफादर हर मार्क्स बट ही हैड गॉन फॉर ए वॉक। सो गॉन फॉर ए वॉक बिल्कुल सही है। फॉर ए वॉक का मतलब वॉक पर जाना, यहाँ पर वॉक नाउन है तो इसके पहले ए यूज़ कर लिया गया है। ही हैड गॉन, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है और दोनों पास्ट में हो रहे हैं। तो वो बताना चाहता था लेकिन पहले ही चले गए थे ना, बताने से पहले उसके दादाजी वॉक पे। तो ये पास्ट परफेक्ट, दो काम अगर पास्ट में हो रहे हों तो जो पहले सबसे पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हर मार्क्स, अपने मार्क्स, लेकिन ये भी ठीक है, मार्क एक तो नहीं आया होगा, मार्क्स आए होंगे। शी वॉन्टेड, शी के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें हम गलत नहीं कह सकते। टेलिंग, टेल के बाद हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट लेना होता है, ग्रैंडफादर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
वांटेड, वो कुछ करना चाहती थी, हमको वर्क चाहिए, हमको इसके बाद वर्क चाहिए ना, या आप समझिए वर्ब चाहिए। सो वांटेड के बाद वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, तो ये आपका वर्ब का फॉर्म हो गया, वांटेड टू डू समथिंग, है ना। लेकिन टेलिंग कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। अगर आप क्योंकि टेलिंग के पहले इज एम आर होता तो समझ में आता कि इसको वर्ब की तरह यूज किया गया है, लेकिन ये अगर सिंगल टेलिंग होगा तो ये नाउन की तरह यूज होता है, जीरंड की तरह, है ना। जैसे टेलिंग अ लाई इज नॉट गुड थिंग, तो वहां पे आप उसको सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते थे या कहीं पे नाउन की तरह, लेकिन सिंगल वर्ब की तरह आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको टेलिंग हटाना होगा, इसकी जगह रखना पड़ेगा टू टेल। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, अगला है आपका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन। जब भी आप कभी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखें, सबसे पहले आप, अच्छा ये तो डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा वाला तो नहीं है, तो यहाँ पर फिर आपको टेंस देखना पड़ेगा। जैसे ही वॉज नॉट, सो ही वॉज नॉट, ये पास्ट सिंपल है, तो ये यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा प्रेजेंट सिंपल। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो वो बन जाएगा पास्ट सिंपल। सो हमको प्रेजेंट सिंपल ढूंढना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। हैज़ नॉट कट गया, वॉज नॉट कट गया, वॉज नॉट कट गया, एम नॉट है। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान था, मैक्सिमम 10 सेकंड्स के अंदर आपका सारा काम हो जाता है यहाँ पे, है कि नहीं। यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी होती है। अगला है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रिपरेशन करके जाएंगे अच्छे से तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज वहां पर आप पैनिक कर जाएंगे। तो आपको वहां पे क्या करना होता है, सबसे पहले रीड करिए सस्पिशियस, पैनिक मत होइए, एकदम आराम से, अगर आपको नहीं पता एकदम आराम से पढ़िए। सस्पिशियस, स्विंडल, स्वेटर, सप्लीमेंट। अब यहाँ पे कईयों को लग सकता है LI, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, डल की स्पेलिंग DEL होने की बजाय DL साउंड करना चाहिए। स्विंडल का मतलब होगा SWINDLE। स्विंडल का मतलब होता है जैसे कोई करप्शन वगैरह कर लेते हैं ना, गबन वगैरह, किसी के पैसे वगैरह, उसको बोलते हैं। तो स्विंडल की स्पेलिंग ये है। ऐसे ही एक वर्ड होता है ड्विंडल, उसकी स्पेलिंग भी DLE होता है। तो अगर आप एक याद रखेंगे तो दूसरा भी याद रहेगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अगला है हमारा सिनोनियम। क्या मतलब होता है सिनोनियम का? सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समान अर्थों वाला। तो जैसे ही आपने डिवाइड देखा तो 2 केस होगा। पहला केस कि आपको मीनिंग पता होगा, दूसरा केस आपको मीनिंग नहीं पता होगा। अगर मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो स्किप करने से पहले एक बार देख लीजिएगा ऑप्शंस को। जैसे यहाँ पे है फील्ड का मतलब भरना, एंटायर का मतलब पूरा, लैकिंग का मतलब कमी, और कंप्लीट का मतलब पूरा। अगर मान लीजिए आप सेकंड सिचुएशन में लाई करते हैं, आपको नहीं पता डिवाइड का मीनिंग, तो आप ये तो देख सकते हैं ना कि एंटायर और कंप्लीट दोनों सिमिलर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और फील्ड भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पूरा करने से रिलेटेड है, तो एक ही आंसर बचा मेरे पास, लैकिंग। इतना तो देख सकते थे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट सिचुएशन में लाई करते हैं कि डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, डिवाइड ऑफ, किसी चीज़ की कमी होना, तो लैकिंग मतलब भी कमी होता है। लैक और लैकिंग दोनों का मतलब कमी होता है। मैं यहाँ पे एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको कि लैक के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है और लैकिंग के बाद इन होता है। लैकिंग इन समथिंग मतलब किसी चीज़ की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की कमी होना। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सेशन कैसा लग रहा है आपको? प्लीज़ डू कमेंट करके मुझे बताइए, और आंसर्स के भी कमेंट करिए साथ के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम। अब देखिए, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो हमको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए एस्टैब्लिश का, और फिर हम इसका एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे। फिर से 2 केस होगा, पहला केस आपको आता होगा, दूसरा केस आपको नहीं आता होगा। आता है तो आंसर लगाइए, नहीं आता है तो एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। जैसे प्रोवाइड का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, एंडो का मतलब होता है प्रदान करना या दान देना, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना उस प्लेस से, या डिस्प्लेस कर देना एक जगह से दूसरे जगह। तो आपने ये बात देख लिया होगा कि प्रोवाइड और एंडो का मतलब सेम होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, है कि नहीं।
50% तो पता होगा आपको। अब थोड़ा सोचेंगे कि क्रिएट का मतलब भी कहीं ना कहीं बनाना होता है, तो मैं इसको प्रोवाइड या एंडो जैसा समझ लेता हूं, क्योंकि सबसे अलग फिर यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेस ही बचा, बाकी तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे वर्ड हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए था। बाकी इस्टेब्लिश काफी आसान है, आपको इसकी मीनिंग तो पता ही होगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला है हमारा पैसिव वॉइस। अब जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला काम होता है कि वर्ब देखिए। द गर्ल्स स्पीक, यानी ये जो है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ये, तो हमको प्रेजेंट सिंपल ही ढूंढना पड़ेगा। सो वॉज प्रेजेंट में नहीं होता, इज स्पोकन होता है, इज बीइंग जो होता है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, जबकि हमको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। आप देखिए इस अप्रोच से करेंगे तो कितना आसान हो जाता है, टाइम का भी बचना और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होना। चलिए कमेंट करके बताइए क्या आपने ये आंसर इतनी जल्दी ढूंढा था या नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में डिफाइन करना है। पहले पढ़ लेते हैं। वन हु डज नॉट वर्क थोरोली, थोरोली का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, एंड सीरियसली। अच्छा सॉरी, नॉट नहीं है यहाँ पे, मैंने डज नॉट बोल दिया था। वन हु डज जो करता है अपने काम को सीरियसली और पूरे तरीके से, आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं। देखिए वन वर्ड ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, तो आप इसको और ईडीएम को जल्दी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर देते हैं आप लोग। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर आपको आता है या नहीं। क्यूरियस का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही हो सकता है। अगला है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना, मतलब किसी चीज़ से लेकर के जागरूक होना। और कंसाइंशियस, इस वर्ड को याद रखिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और स्पेलिंग में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कंसाइंचुअस, इसका मतलब होता है जमीर वाला, बेसिकली ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, अगला है हमारा फिर से वन वर्ड, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब आप इसको ना बहुत आराम से कर सकते थे, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स को। कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करिए पॉज करके, ये तो आपका पहला काम है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि प्राइड अभी हमने 2-3 दिन पहले मैंने आपको डिस्कस किया था। जो लायन के बच्चे होते हैं जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइड। हर्ड हमने करा था, कैटल हो गया या शीप्स हो गए, इनके जो ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। पैक बेसिकली ना कार्ड के लिए ज़्यादा होता है, जैसे पैक ऑफ हाउंड हो गया या पैक ऑफ कार्ड्स हो गया। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते। और फ्लोक मतलब बचा यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जैसे बतख वगैरह होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लूक। अभी कल हमने डिस्कस किया था SHOAL, ये किसके ग्रुप को बोलते हैं? आप लोग मेरा वीडियो देखते ही हैं, तो आप लोग ज़रा बताइए कि ये मैंने किसके बारे में बताया था, किसके ग्रुप को बोलते हैं। और दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब से चैनल हैक हुआ है तब से बहुत कम हो गए हैं रीच, तो आप लोग इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक देखते हैं तो एग्जाम में सबसे पहले आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि आपको रीड करना है सेंटेंस को। जितने अच्छे से रीड करेंगे फिर ऑप्शन देखिए कौन सा मैं पुट कर सकता हूँ। तो मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ आपको। द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, समय पर काम को खत्म नहीं किया जा सकता है समय पर। डैश यू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, आप करते हो लंबे समय तक काम। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आगे यहाँ पर बता रहा है कि आप लंबे समय तक काम करोगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसकी वजह से ये बताए कि भाई ऐसा करने के बाद आप काम करोगे, लंबे समय तक काम करने के बाद आपका काम कंप्लीट होगा। सो अनलेस मतलब जब तक नहीं,
इवन मतलब यहाँ तक की, सेंस यही निकलता है इसका। बिकॉज का मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब जब से। तो आप कंप्लीट काम नहीं होगा जब से आप लंबे समय तक काम करोगे, क्योंकि आप लंबे समय तक काम करोगे, ये तो नहीं होगा। यहाँ तक कि आप लंबे समय तक काम करोगे तो आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा। अनलेस, जब तक आप काम नहीं करोगे लंबे समय तक आपका वर्क पूरा नहीं होगा, है ना। मिल गया। ये मैं तरीका उनको बता रहा था जो बिल्कुल बिगिनर हैं कि कैसे आपका ब्रेन फंक्शन करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग मॉक। आगे देखिए, PQRS, हम सबका फेवरेट टॉपिक। जैसे ही PQRS पे नजर गई, आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला आपके ब्रेन का होना चाहिए कि भाई मुझे ये देखना है यहाँ पे क्या है, BCD। अब BCCBD, B और D को मैं कोशिश करता हूँ पहले एलिमिनेट कर दूं क्योंकि एक एक बार है। B में लिखा है I put the children to bed early and prepared some coffee। D में लिखा हुआ है soon I was sitting comfortably with a cup of coffee and the book। और soon यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से स्टार्ट तो होगा नहीं। बी को चलिए हो सकता है मैं मान सकता हूं, लेकिन एक बार सी को भी पढ़ लेते हैं। इट हैड बीन अ टायरिंग डे एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए क्वाइट इवनिंग। बहुत ही थका हुआ दिन था तो मैं एक शांत इवनिंग की तलाश कर रही हूं। तो यहां से मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्टार्ट हो सकता है ना। उसके बाद ही तो बताएंगे ना कि उसने क्या किया। पहले तो वो क्या चाहती थी, फिर उसके बाद एक्ट। तो शुरुआत हो गई मेरी सी से, सी के बाद मेरा बी है, सी के बाद मेरा ए है। अब आपको बी और ए दोनों पढ़ना है। बी पढ़ ही लिया है आपने, ए को भी पढ़ लीजिए। और ना कीवर्ड्स को मत भूला करिए। कीवर्ड्स कैसे होते हैं जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वाइट इवनिंग की बात की जा रही है और टायरिंग की बात की जा रही है। अब जब हम ए पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए कीवर्ड कैसे ढूंढना है। माई हस्बैंड वुड नॉट बी बैक अंटिल लेट। I decided to settle down in a comfortable chair and read a book। यहाँ पर देखिए मुझे पता चल गया कि मैंने ए बुक पढ़ा है और यहाँ द बुक पढ़ा था। तो ए बुक वाला आर्टिकल पहले आता है, द वाला बाद में। यानी ये बात तो कंफर्म है कि ए के बाद ही डी आएगा। सो मेरा ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। क्योंकि पहले उसे पता था कि मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, जब तक लेट ही आएंगे। सो मैंने डिसाइड किया मैं आराम से बैठूं कंफर्टेबल चेयर पे और एक किताब पढ़ूं। तब लास्ट में, सबसे लास्ट में वो बोलेगी ना कि सून आई वॉज सिटिंग कंफर्टेबली विद अ कप ऑफ कॉफी एंड द बुक। आप खुद ही सोच के देखिए, द आया है तो मतलब इसका मतलब पहले उस बुक की बात की जा चुकी होगी। और वो कब बैठेगी आराम से शांति से किताब लेके? सबसे आखिर में, जब सब सारा काम कर चुकी होगी। उसने अपने बच्चों को जल्दी सुला दिया है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको ढूंढना होता है, कितना जल्दी आप ढूंढ लेंगे। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। अगला है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए भी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप पहले रीड करिए तभी आप कर पाएंगे। देखिए, अनुराग सैड दैट ही इज बीइंग फाइंड बाय ए पुलिसमैन फॉर नॉट वियरिंग अ मास्क। सो अनुराग ने कहा, अच्छा अब हमें सिर्फ यहीं पे एरर देखना है, पूरे सेंटेंस में तो ढूंढना नहीं है, हमको सिर्फ यहीं देखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बाय ए पुलिसमैन है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। और वैसे भी अनुराग ने कहा कि अनुराग तो चार्ज नहीं करेगा ना। अगर अनुराग चार्ज करता फाइन को तो एक्टिव वॉइस होता। अगर अनुराग को ही किसी ने चार्ज कर दिया तो पैसिव वॉइस है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पैसिव वॉइस है। तो हैज़ बीन फाइनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, ना कि फोर्थ फॉर्म। वॉज फाइनिंग नहीं हो सकता, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ना कि फोर्थ फॉर्म। ये आपका पैसिव जरूर है, लेकिन लास्ट इवनिंग जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो इज नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट की बात है, लास्ट वीक की। हैड है, बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस है। सो हमारे पास कोई, हम चाह करके भी कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते बट ऑप्शन 4 ये आपका आंसर है। आगे देखिए, यहां पर क्या है आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच करना है। राजेश सैड टू वंदना
यू मस्ट बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर योर बर्थडे। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी आप ऐसा देखते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है वर्ब मस्ट बाय। अच्छा, मस्ट बाय वाला पहले भी आया था, यानी 2-3 दिन पहले भी आया है, जिसमें हमने शुड का यूज़ किया था। जिसमें हमने किस चीज़ का यूज किया था? शुड का। क्यों यूज़ किया था? क्योंकि उस वाले में एडवाइस दी जा रही थी। आपको याद होगा अगर आपने हमारे लेक्चर्स पिछले वाले देखे हैं तो। सो सैड टू सबसे पहले देखेंगे कन्वर्ट होता है टोल्ड में। टोल्ड के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सब में है, दैट सब में है, तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं ही, शी, ही, यू। तो यहाँ पे यू मस्ट बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर योर बर्थडे। यू है आपका क्या होता है ये? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कन्वर्ट होता है सब ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना रूल, सन ON, सन SON और 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है एक लड़की, लड़की के लिए कभी आप ही यूज नहीं करेंगे, यू नहीं करेंगे, हमको चाहिए वंदना का शी हो गया आपका। अब देखिए, शी माइट बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई बर्थडे, या शी मस्ट बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर बर्थडे। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड। सो मुझे लग रहा है कि सेकंड होना चाहिए। अच्छा नहीं, सेकंड नहीं होना, मस्ट का पास्ट माइट नहीं होता ना, मे का होता है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें अब ये क्वेश्चन थोड़ा है जिसमें आपको टाइम लगा, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। पिछली बार हमने शुड लगाया था क्योंकि वहाँ एडवाइस था। सो यहाँ पे एडवाइस नहीं है ना, यू मस्ट बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर योर बर्थडे। एडवाइस आप क्या देते हैं कि भैया अच्छा खाना खाओ, पढ़ाई करो, इस टाइप की एडवाइस देते हैं ना। ये एडवाइस तो है नहीं कोई। तो और कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, अब आप जाइए इसके ऊपर, ये कहाँ से आया? योर से। योर कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अगेन कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? वंदना यानी लड़की। सो उसका हर हो जाएगा, ना कि माई। तो लड़की का आई होता है वहाँ पे तो माई कन्वर्ट होता है, लेकिन वंदना है तो हर। सो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया कि जिसमें आपको ज़्यादा ढूंढना पड़ा तो कोई बात नहीं, यह ऑप्शन एलिमिनेशन ही मेथड आपको चूज करना होगा एग्जाम के लिए, नहीं तो फिर पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इतना ध्यान रखिए आप लोग। अब चलते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पे, और वो फेवरेट टॉपिक कौन सा है? वो फेवरेट टॉपिक है हम सबका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने का तरीका, आप अगर बिगिनर हैं तो पहले पूरा पैसेज रीड करिए, फिर ऑप्शन को सोचिए कि भाई मैं कैसे फिट कर सकता हूँ। थोड़ा अगर आप लोगों का मास्टरी हो गया है क्लोज टेस्ट पे तो आप साथ के साथ भी कर सकते हैं। फिर ये डिपेंड करता है लेवल कैसा है। अगर लेवल मान लीजिए इजी है तब तो आप साथ के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ है तो आपने मास्टरी कर रखी है तो उस केस में भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मास्टरी कर रखी है तो इसका मतलब ये होता है कि वन वर्ड पैसिव एक्टिव नरेशन, वहाँ पर आप समय बचा लेंगे, है ना, तभी तो मास्टरी करी होगी आपने। तो फिर आप क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ भी लीजिएगा अगर टफ आता है तो, अदरवाइज मैं साथ के साथ सॉल्व करता हूँ, आप देखते जाइए। शी वॉज फ्लाइंग ओवर द हिल्स एंड फेल्ट डिलाइटेड। पहाड़ियों के ऊपर से वह उड़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, खुश थी। एट द डैश ऑफ द टॉल ट्रीज एंड देयर ब्रांचेज बिलो हर। सो क्या आना चाहिए? साइट, शो, विजन, स्पॉट। सो डिलाइटेड एट द डैश ऑफ द टॉल ट्रीज, वो खुश थी जब वो टॉल ट्री को कर रही थी। क्या कर रही थी? स्पॉट कर रही थी, मतलब एट द डैश ऑफ द टॉल ट्रीज। विजन, शो या साइट, शो और विजन कट गया। स्पॉट मतलब कोई जगह को भी आप बोल सकते हैं या धब्बे को भी बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा साइट। क्यों? आप लोगों को पता होगा, एक तो होता है CITE साइट, वर्णन करना, एक होता है SIG, एक होता है साइट SITE, कोई लोकेशन। ये सारा का सारा आप पढ़ते हैं कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, आपको ज़रूर मिलेगा। एक होता है ये वाला साइट, जिसका मतलब होता है परिदृश्य, कोई नज़ारा। सो ये वो नज़ारे को देख करके एंजॉय कर रही थी, डिलाइटेड एट द साइट ऑफ द टॉल ट्रीज, और उनके ब्रांचेस बिलो हर, और नीचे क्या थे? उनके ब्रांचेस। देयर मतलब ये बात कर रहे हैं पेड़ों की, है ना, इनके बारे में।
उनके ब्रांचेस। अब ऐसा वर्ड चाहिए जो ब्रांच को डिफाइन करे। ऑप्शन पढ़ते हैं, सिंकिंग, स्लीपिंग, स्लोपिंग, स्लाइडिंग। जरा अच्छा सा गैस करके बताइए मुझे क्या आंसर आपने लिखा है, पॉज करके मैं देखूंगा बाद में कि आपने गलत लिखा था या सही, है ना, पता चलना चाहिए ना, डिलीट मत करिएगा लिखने के बाद। टाइप करिए आंसर और फिर आप मैच करिए। इसका आंसर होगा स्लोपिंग। क्यों? स्लाइडिंग तो नहीं होती ना ब्रांचेस, स्लिपिंग भी नहीं करती, सिंकिंग सिकुड़ती भी नहीं है। स्लोप इसको बोलते हैं, जैसे ये स्लोप हो गया या ये स्लोप हो गया। जो ब्रांचेस होती है ना वो स्लोप सिचुएशन में होती हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस, तिरछी ब्रांचेस। आगे देखिए, शी कुड डैश सी ए रिवर फ्लोइंग इन अ zigzag फैशन। शी कुड डैश सी ए। शी कुड, अब यहाँ पे कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो यहाँ आ चुकी है। सो हमको यहाँ पे चाहिए एक एडवर्ब टाइप। शी कुड ईदर, क्लियर, इवन, मच। मतलब वो नदियों को भी जिगजैग मोड में देख सकती थी, तो इसका होगा इवन, यहाँ तक की, है ना, यही सेंस देता है ये। क्लियर, ईदर, मच का तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, सबसे बेस्ट यही दे रहा है। शी कुड इवन सी ए रिवर फ्लोइंग इन अ जिगजैग फैशन। बर्ड्स डैश अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ साथ। मेकिंग चिरपिंग, चिरपिंग उनकी आवाज को बोलते हैं। क्या आएगा? फ्लोन, फ्ल्यू, फ्लाई, फ्लूड। अब ये बहुत बहुत अच्छा है, अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन करी होगी ना आप लोगों ने, वर्ब पढ़ा होगा, स्पेशली ये वाला क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी। सो वहां पे एक आपने पढ़ा होगा फ्लाई, इसका सेकंड फॉर्म होता है फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है फ्लो, FLOW, इसका मतलब होता है बहना, स्पेशली पानी में। सो यहाँ पे आ जाएगा FLOWED सेकंड फॉर्म, FLOWED थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको कंफ्यूज करवाना चाहेगा एग्जामिनर, तो वो इन्हीं वर्ड, कहीं फ्लू लिख देगा, कहीं फ्लोन लिख देगा। तो आपको सोचना है कि जो पक्षी है वो पानी में बह रहा था या हवा में उड़ रहा था। सो ये वाला तो कट गया साफ साफ। अब ये जो फ्लो देखिए यहाँ पे दे दिया ना कंफ्यूज करने के लिए, फ्लोड, यहाँ पे फ्लोन। सो फ्लाई का सेकंड फॉर्म पास्ट में चल रहा है ना सेंटेंस, आप हर जगह देखेंगे वॉज, कुड, डिलाइटेड, तो यानी पास्ट में चल रहा है। तो आप खुद ही आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा फ्लू। फ्लाई तो हो नहीं सकता, ये फर्स्ट फॉर्म है। फ्लोन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ होगा? शी। बर्ड्स साफ साफ दिख रहा है सेकंड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है, या तो उसके पहले हेड वगैरह कुछ होना चाहिए था। फ्लोड पानी के लिए यूज होगा, तो ये यहाँ पे हमको मिल गया फ्लू। कितना आसान था। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। सो अगर आपकी नॉलेज होती फ्लाई फ्लो की, तो फिर आप डेफिनेटली इसको आराम से कर जाते। आगे देखिए, ग्रीटिंग। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। इस तरीके से पक्षी उनके साथ उड़ रही थी आवाज करते हुए, मानो इफ हर टू द स्काईज, उसको स्काई, हर टू द स्काईज, आसमान में उसको कुछ कर रही हूं। क्या कर रही होंगी? ग्रीटिंग, वार्मिंग, प्लीजिंग, वेलकमिंग। सो ग्रीटिंग और वेलकमिंग में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन आप सोच के देखिए, आपको ग्रीटिंग कौन करता है? जिनको आप जानते हैं, यानी आप कहीं फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको वेलकम किया जाता है ना, वहां पे आप किसी की जगह जाएंगे, पक्षियों का जो होता है आसमान, वहां पे वेलकम कर रहे हैं उनको, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया सारा का सारा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ शेयर करने के साथ साथ हमारे जो और भी लेक्चर्स हैं उन सभी को देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।